हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ेंगे और बताएंगे क्या हाल चाल है। बच्चे, आज आप लोगों की डिस्काउंट की क्लास शुरू हो रही है। प्रॉफिट लॉस हमने 5-6 क्लास में बिल्कुल ज़बरदस्त सेशन के साथ ख़त्म किया था। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक, मेरा जो लेवल ग्राफ है ना क्वेश्चन कराने का, बच्चे वो बिल्कुल इजी लेवल से, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन से शुरू होता है। और जब मेरी लास्ट क्लास होती है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा होता हूँ। तो विश्वास रखिए और एक बुक को फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही आज हम लोग डिस्काउंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो डिस्काउंट, जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था, आपने बहुत जगह देखा होगा डिस्काउंट को भी तुरंत के तुरंत वहां पर जिक्र कर दिया जाता है कि ये डिस्काउंट होता है। लेकिन मैंने पूरे प्रॉफिट क्लास की, जो हमारी पूरी प्रॉफिट और लॉस की जो क्लास थी, मैंने डिस्काउंट का कहीं भी जिक्र उसमें नहीं किया, क्योंकि डिस्काउंट मैं आपको अलग से ही पढ़ाना चाहता था। और बहुत अच्छे से हम डिस्काउंट को एक नए चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। इसी से आपका बेस क्लियर होगा, है ना। कि फिर रिलेशन देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में क्या क्या रिलेशन है, इन तीनों के रिलेशन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तभी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होती हैं, चाहे एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हमारा कैरियर सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। हमारा जो पूरी जिंदगी है वो एक दो क्लास के चक्कर में, ये ना हो कि यार एक दो क्लास जल्दी कर, लेट करा रहे हो, जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा जीवन सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। तो आप परेशान मत हुआ करिए जब भी एक दो क्लास किसी में फालतू लग जाए। ये सोचो कि ये हमारे लिए ही तो लग रही है। भाई, इसमें टीचर का फ़ायदा थोड़ी है कि अगर वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है एक दो आपकी, जो चीज़ 5 क्लास में ख़त्म करवाने की, अगर टीचर उसमें 6 ले रहा है, 7 क्लास ले रहा है, तो उसमें टीचर का पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों का फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिल रही हैं। तो नमस्कार, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। हमने वैसे, हालांकि जब पहली क्लास की थी, थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन आपको डिस्काउंट की बता दी थी। डिस्काउंट के साथ एक चीज़ और, जैसे प्रॉफिट लॉस के साथ हम लोग कॉस्ट प्राइस को जोड़ देते हैं। जहां भी मैंने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात की थी बच्चे, वहां पे मैंने आपसे बार बार जोड़ दिया था कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य। मैं हर बार हर सवाल पे ये कह रहा था कि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, तो हमें क्रिय मूल्य पर निकालते हैं, क्रिय मूल्य पर निकालते हैं, क्रिय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब बात आती है डिस्काउंट की, बट्टा की, या छूट जिसको बोलते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि डिस्काउंट की जब भी हम बात करेंगे, वो कौन सी वैल्यू है जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है, या जिसके ऊपर डिस्काउंट निकाला जाता है? ये कोई बताएगा मुझे? कोई भी मुझे बता दे। मैं कह रहा हूं, जब भी मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो मुझे क्या पता होना जरूरी है? मैंने यहां पर चैप्टर का नाम लिखा डिस्काउंट, है ना, जिसको बोलते हैं बट्टा। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट की मैं आपसे बात करता हूं, बट्टा की मैं आपसे बात करता हूं। तो डिस्काउंट निकालते समय, चलो अब छोटे से हम ऐसे ही, हाँ, एमआरपी, बिल्कुल ठीक है, एमआरपी। मुझे एक बात बताओ कि, ठीक है, सुनो भाई, आप मार्केट जाते हो, वहां से आप सुपर मार्केट गए, है ना। सुपर मार्केट क्या होती है? जो ये मॉल्स वगैरह में खुले होते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, ये दो तीन चीजें हो गई, क्रोमा वगैरह हो गई, इनमें आप गए, कुछ गैजेट खरीदने गए आप। मान लो आपने कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, आपने मोबाइल खरीदने गए हो आप। मोबाइल की कीमत है, मोबाइल की कीमत है, मैंने लिखा 7,999। जो उस पर लिखा होता है कुछ इस तरह लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है एमआरपी, है ना, उसके आगे लिखा होता है एमआरपी। ठीक है। और फिर कहीं नीचे आपने नीचे लिखा होगा कि 20% ऑफ, या फिर 20% सेल, ऐसे कुछ लिखा होता है ना, 20% ऑफ। बच्चे, क्या ये जो मैंने यहां पर लिखा, जो उस मोबाइल के यहां पर कवर पर लिखा होता है 7,999, क्या वो मूल्य होता है जिस पर वो दुकानदार खरीद कर लाया था इस मूल्य को? क्या इस मूल्य पर दुकानदार उस मोबाइल को खरीद कर लाया था क्या? नहीं। ये तो उसका मार्केट प्राइस है, जो उस दुकानदार ने टैग लगाया हुआ है अपनी तरफ से। और आप इस 7,999 को जब काउंटर के पास लेकर जाते हो, तो जो काउंटर वाला डिस्काउंट आपको लगाता है, वो डिस्काउंट कौन से मूल्य पर लगाता है? कौन से मूल्य पर वो डिस्काउंट लगाएगा? क्या वो उस मूल्य पर डिस्काउंट परसेंट लगाएगा जिस पर वो खरीद कर लाया था दुकानदार?
नहीं, वो तो जो डिस्काउंट लगाता है वो उस मूल्य पर लगाएगा जो आपको भी दिख रहा होगा और सबको दिख रहा होगा। उस पर छपा हुआ जो मूल्य होता है उस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो बच्चे, जब भी डिस्काउंट की बात आएगी, जब भी डिस्काउंट की बात आएगी, हमेशा डिस्काउंट किस पर निकाला जाएगा? हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जहां भी डिस्काउंट मिलता है, जहां भी डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस, एमआरपी या मार्केट प्राइस भी या मार्क प्राइस जो भी आप बोलो, उस पर मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ये स्टार बना के आप लिख लेंगे कि डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा, अभी हम सवाल पे चलने वाले हैं बस, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। अब मैं एक सवाल दूंगा आपको, मिलता है, ठीक है। मैं एक सवाल देता हूं आपको, जल्दी से मुझे उसका उत्तर बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, जो एमआरपी है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 800 रुपए, वो है 800 रुपए, और उसका जो डिस्काउंट है, उसका जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर दिया जा रहा है 100 रुपए का, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मुझे बताइए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, किसी चीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 700 रुपए है, ठीक है। उस पर जो डिस्काउंट दिया गया, उस पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो बच्चे 300 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? बताइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है, सर बचपन में जो भी दुकानदार लुभाव देता था उसे क्या बोलते थे? बेटा, लुभाव वर्ड में ही तो लुभाव आ गया। वो लुभाव था ताकि आप दोबारा दुकान पे आओ, वो एक आपके लिए कंपनसेशन था, ये मान लो। लुभाव मतलब दुभाना, आपको दोबारा बुलाने का उसका मकसद था। वो इन्वेस्ट कर रहा था आपके ऊपर, रिस्क ले रहा था कि ये बच्चा 2 रुपए की टॉफी ले गया, मतलब कि घर से इसको पैसे मिल रहे हैं, और घर से इसको पैसे मिल रहे हैं तो आगे भी मिलेंगे, और आगे भी मिलेंगे तो ये मेरी दुकान पर जरूर आए, इससे इसके लिए मैं इसको एक टॉफी एक्स्ट्रा दे दूं। तो चलिए, क्या था बच्चे, मैंने कहा अंकित मूल्य 800 रुपए है, डिस्काउंट उसका 100 रुपए है, उसे निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप याद रखेंगे कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। तो डिस्काउंट कितना? 100 बटे में नीचे हमेशा क्या रखना होगा? हमें नीचे हमेशा अंकित मूल्य रखना होगा, और अंकित मूल्य तो 800 है और गुणा 100। हमेशा याद रखेंगे नीचे आएगा अंकित मूल्य, और 1/8 तो 12.5% मैंने परसेंटेज में आपको बता दिया था, ठीक है। तो 12.5%। लेकिन अब बात आती है इस सवाल के ऊपर, सर इस सवाल में ऐसा स्पेशल क्या है आप बताइए मुझे क्या होगा? इसका उत्तर आपका क्या बताएंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 300 बटे 700 और गुणा 100। क्या सही है? बिल्कुल। 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 6/7। क्या बिल्कुल सभी का यही उत्तर आ रहा है? इतना डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। भैया मुझे एक बात बता दो आप, अभी मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। जब भी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य आएगा, क्योंकि आप दुकान पर गए, आपने को डिस्काउंट मिला, कौन से मूल्य पर मिला यार डिस्काउंट? जो उस पर लिखा हुआ था। आप उसी को देखकर तो कहते हो भाई सही सही लगा ले। सही सही लगाने का क्या मतलब होता है कि डिस्काउंट दे हमको,
सही सही लगाने का मतलब है डिस्काउंट। और डिस्काउंट आप किस कीमत पर मांगते हो? जो आपको छपी हुई दिखती है। भाई आप कभी कपड़े खरीदने जाते हो तो वहां पर सबसे पहले टैग को देख लेते हो, अरे ये टी शर्ट तो 1600 रुपए की है ना, ये अच्छी नहीं लग रही। मतलब पैसे से डिसाइड होती है चीजें। हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये अच्छा 1700 रुपए की कमीज कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ये 700 रुपए की, हाँ ये थोड़ी अच्छी लग रही है। तो वो जो हम डिसाइड करते हैं वो उस मूल्य पर ही तो डिसाइड करते हैं बच्चे, जो उस पर छपा होता है। और डिस्काउंट हमेशा उसी मूल्य पर मिलता है, हमेशा डिस्काउंट उसी मूल्य पर मिलता है जो छपा होता है। लेकिन आपने यहां पर 700 लिखा है नीचे, क्या 700 अंकित मूल्य है? क्या मैंने 700 को अंकित मूल्य कहा ऊपर? नहीं। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बिल्कुल सही। क्या कि मुझे एक बात बताओ, ये तो विक्रय मूल्य है, बेचने वाला मूल्य है ये तो 700 रुपए। तो सबसे पहले तो मुझे अंकित मूल्य निकालना होगा। अंकित मूल्य कितना है? बच्चे मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया गया और 300 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितना उसका एमआरपी रहा होगा? 700 रुपए में बेच दिया और 300 का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर मिला होगा? अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य पर 300 रुपए का डिस्काउंट देकर 700 में बेचा है, तो उसका एमआरपी, उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा? बताएंगे मुझे। उसका अंकित मूल्य रहा होगा 700 प्लस 300, उसका अंकित मूल्य 1000 रुपए रहा होगा। यानी कि 1000 रुपए उसका एमआरपी रहा होगा। तो यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया? 300 रुपए का डिस्काउंट और किस पर? 1000 रुपए पर और गुणा 100। ठीक है। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। कितने परसेंट का मिल गया? क्या 30% का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? 30% का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? तो अब जो मैं सवाल देने वाला हूं उसको गड़बड़ बिल्कुल भी मत कर देना बच्चे। कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। मैंने यहां पर लिखा किसी वस्तु पे जो डिस्काउंट मिलता है, जो किसी वस्तु पे जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 150 रुपए का। 150 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। उसका जो क्रिय मूल्य है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपए है। तो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बताओ जल्दी से क्या होगा। अब कोई भी गलत नहीं करेगा, मुझे जल्दी से बता दो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। बताइए जल्दी से। सबसे पहले उत्तर किसका आएगा? कौन ऐसा महानुभव है जो कहे कि यार मैं इसका उत्तर दे सकता हूं? बताओ जल्दी से। चलिए, क्या होगा? क्या इसका उत्तर आप कितना आएगा भाई? 150। अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो बटे 250 और 150 कितना होता है? 400 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 75। 75 बटे 2 कितना होता है? 37.5%। क्या 37.5% बिल्कुल सही है ना? 37.5%। 60% कैसे आ रहा है? हाँ 37.5%, 60%, 60% वाले भी ठीक हो। अरे भैया, मैं फिर से रटवाता हूं उस बात को। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। मुझे अभी तक एक बच्चे का उत्तर नहीं मिला है, एक भी बच्चे का उत्तर मुझे नहीं मिला है। कोई भी, किसी ने भी अभी तक मुझे उत्तर नहीं दिया है। यार समझो आप इस सवाल को। यहां पर मुझे एक बात मैं रिपीट करता हूं, यही तो पता चलता है चीजें कि जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं, जो एक दो आप में से पहले पढ़े होंगे, वो भी अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब कि उनके कॉन्सेप्ट में भी अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक जा रहा हूं यार, अभी तो मैं सवालों पे गया ही नहीं हूं। ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं एग्जाम में, अभी तो मैं गया ही नहीं हूं सवालों पे। सुनना, आपने कोई चीज खरीदी, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। और याद रखना कि मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए अंकित मूल्य पता होना बहुत जरूरी है।
अब इस सवाल को आप सभी ने गड़बड़ किया, अब मैं बताता हूं गड़बड़ कैसे सही करते हैं। सुनना, आप मार्केट गए, ठीक है, जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे ना तो अंकित मूल्य पता होना बिल्कुल जरूरी है। आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट पहुंच गए, आपने कोई चीज देखी, उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस जो एमआरपी लिखा हुआ था वो एमआरपी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आपको कहीं से पता चल गया, एमआरपी आपको पता ही नहीं क्या, वो टैग टूटा हुआ है, वो टैग टूटा हुआ है, जो कपड़े का टैग था वो टूटा हुआ था, वो 150 रुपए का डिस्काउंट उसने आपको दे दिया, नहीं बताया कितना इस पे टैग लगा हुआ है, नहीं बताया, और आपको कहीं से पता चल गया कि भाई ये दुकानदार तो इसे 250 रुपए में खरीद कर लाया था, ये दुकानदार तो इसे 250 रुपए में खरीद कर लाया था, दुकानदार 250 रुपए में खरीद कर लाया है, कहीं से पता चल गया, एक दो चेले आपके यार दोस्त थे, अरे इसको तो 250 में पड़ रहा है ये, लेकिन उसके ऊपर टैग नहीं था और वो 150 रुपए डिस्काउंट पे आपको मिल गई चीज। क्या आप कभी डिस्काउंट परसेंट निकाल पाओगे? क्या आप कभी डिस्काउंट परसेंट निकाल पाओगे? बच्चे, जो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य है, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य है ये आपके लिए क्रय मूल्य नहीं है, उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है। सारा केस मैं दुकानदार के लिए बात कर रहा हूं, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 150 रुपए का, क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 250 रुपए है। क्या आप कभी डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एक दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया, अंकित मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया, विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन क्रय मूल्य कर दिया, तो कभी भी आप डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल सकते हो। सोचो इस बारे में कि कभी भी आप डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल पाओगे जब तक कि उस वस्तु का या तो आपको अंकित मूल्य डिस्काउंट के साथ में या तो अंकित मूल्य पता हो या विक्रय मूल्य पता हो। इन दोनों में से अगर कोई सा भी पता नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे डिस्काउंट परसेंट। मैंने यहां पर लिख दिया कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, अभी दुकानदार की मैंने ऊपर लिख दिया, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है बच्चे वो 300 रुपए है, वो 300 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि 300 में बेचा गया था उस वस्तु को। क्या अब आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो? अब आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। अब आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। ये क्रय मूल्य दुकानदार के लिए है, ये खरीदार के लिए क्रय मूल्य नहीं है। कभी आप इसे खरीदार के लिए क्रय मूल्य सोच रहे हो, गलत। ये क्रय मूल्य दुकानदार को पड़ा है और दुकानदार के क्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं तो हमें कितने में दुकानदार खरीद के लाया था भैया, वो चाहे फ्री में लाया हो, हमें तो मार्केट प्राइस दे दो कि कितना उसने उसके ऊपर मार्केट प्राइस लगाया है, कितना डिस्काउंट दिया है, दैट्स इट, हम निकाल लेंगे कितना डिस्काउंट परसेंट उससे दे रहा है। चाहे वो फ्री में लेकर आया हो, हमें कोई मतलब नहीं है। 250 तो छोड़ो, फ्री में लेकर आया हो, हमें मतलब नहीं है उससे, दुकानदार से। हमें तो अगर डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो एमआरपी पता होना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि विक्रय मूल्य है 300 रुपए, यानी कि उस दुकानदार ने 300 में उसे बेच दिया। तो बच्चे, अब मैं अंकित मूल्य बड़े आराम से निकाल सकता हूं। अब मैं उसका अंकित मूल्य बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? कि 300 में बेचकर 150 का डिस्काउंट दिया है, तो अंकित मूल्य उसका रहा होगा 300 प्लस 150, यानी कि 450 रुपए उसका एमआरपी रहा होगा। 450 उसका एमआरपी रहा होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया? 150 रुपए का डिस्काउंट, और कितने पर? 450 पर, और गुणा 100। 15 दूनी 30, 15 3 45, 2/3 क्या होता है? 66 सही, 2/3%। क्या अब आप निकाल सकते हो बहुत आराम से? कितना आएगा? 66 सही, 2/3%। बिल्कुल सही है। अब एक सवाल और दे देता हूं, चलो मैं आपको, ठीक है, एक सवाल और दे देता हूं मैं आपको। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यही कंफ्यूज करती हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैं कमेंट में देख रहा हूं कि यही कंफ्यूजन उनके दिमाग में है।
कि क्या चीज कैसे निकलती है। बस रटी हुई है चीजें बच्चे, रटनी नहीं है। एग्जामिनर अब बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत एडवांस एग्जामिनर हो चुके हैं। अच्छा 15, 1/3 आएगा ना ये, हाँ सही तो है भाई। 150/450 और गुणा 100, 15×3 = 45, 1/3 आएगा ना, तो 33 सही 1/3%, सही है। 33 सही 1/3%। चलिए अब यहां पर एक सवाल मैं और दे देता हूं, दुकानदार की मैं बात कर रहा हूं, दुकानदार के लिए, दुकानदार, दुकानदार की मैं बात कर रहा हूं। दुकानदार किसी वस्तु पर जो डिस्काउंट देता है ना, जो डिस्काउंट देता है, जो डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट देता है 50 रुपए का, 50 रुपए का डिस्काउंट देता है। और दुकानदार के लिए उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो 200 रुपए है। अब मुझे बताइए क्या आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल पाओगे? क्या आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल पाओगे? यस और नो? जल्दी से, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चे, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सवाल पे चलिए, सवाल पे चलिए। अरे सवाल पर तो चले ही जाएंगे और चलते ही आ रहे हैं सवालों पे तो, लेकिन अगर बेसिक हमारा जो हिला हुआ है भाई, वही तो होता क्या है कि जब हम कहीं मकान लेते हैं कोई, तो उसमें टूट फूट सही करवाते हैं ना, तो वही तो टूट फूट सही करानी है। मकान तो आपका बना हुआ है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। मकान तो आपका बन चुका है, उसकी टूट फूट जो आपके अंदर थी वो ठीक करानी है कि कमी कहां रह रही थी अब तक। और जो नए बच्चे हैं वो तो चल ही रहे हो मेरे साथ बिल्कुल सही तरीके से। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। दुकानदार के लिए बात कर रहा हूं, डिस्काउंट 50 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है। क्या डिस्काउंट परसेंटेज आप कभी निकाल पाओगे? बच्चे कभी नहीं निकाल पाओगे। आप प्रैक्टिकली सोचो इस बात को कि दुकानदार ने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया और खरीद कर 200 रुपए में लाया था। भैया जब भी मैं डिस्काउंट की बात करूंगा, दुकानदार के खरीदने वाले मूल्य से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे या तो अंकित मूल्य पता होना चाहिए या फिर बेचने वाला मूल्य पता होना चाहिए कि कितने में दुकानदार ने बेचा, या तो वो पता चल जाए या कितना उस पर अंकित मूल्य था वो पता चल जाए, तो मैं डिस्काउंट परसेंट निकाल लूंगा। दुकानदार कितने में खरीद कर लाया था मुझे कोई मतलब नहीं है, वो कितने में भी लाया हो, कितने में भी लाया हो, उसने उसके ऊपर क्या तो अंकित मूल्य रखा है, या तो वो पता चल जाए तो मैं डिस्काउंट परसेंट निकाल लूंगा, या फिर उस दुकानदार ने कितने में उसे बेचा तो मैं अंकित मूल्य निकालकर डिस्काउंट परसेंट निकाल लूंगा। यहां पर तो कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि उसका सेलिंग प्राइस, कि उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस मैंने आपको दे दिया कि उसने उसे 350 में बेचा है, उसने उसे 350 में बेचा है। अब आप मुझे डिस्काउंट परसेंट बता सकते हो बहुत इजीली। अब आप मुझे बहुत आराम से डिस्काउंट परसेंट सर अब तो बता देंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो या तो इसके साथ मुझे बेचने वाला मूल्य पता चल जाए कि कितने में उसको बेचा था, या फिर मुझे उसका अंकित मूल्य पता चल जाए कि कितना उसका एमआरपी था, तो मैं डिस्काउंट परसेंट बहुत आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो इन दिस केस, देखा अंग्रेजी मेरी 3 बार में बोल पाया हूं। इन दिस केस होगा क्या, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी में लिखे हुए हैं ना तो फ्लो आ जाता है। तो इन दिस केस होगा क्या कि भैया अब अगर मुझे एमआरपी निकालना है, अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, तो मैं डिस्काउंट को जोड़ दूंगा सेलिंग प्राइस में, डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस में जोड़ दूंगा। कितने में बेचा, कितने का डिस्काउंट, 400 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कितने का डिस्काउंट है, 50 बटे एमआरपी कितना है 400 और गुणा 100। भैया ये कितना आ जाएगा, ये तो 12.5% आ जाएगा कि नहीं? कितना, 12.5%, बिल्कुल करेक्ट है। क्या अब आपको चीजें क्लियर है?
अब तो क्लियर हुई कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए एमआरपी पता होना जरूरी है। अब तक आपने सुना होगा, लेकिन इन दो सवालों में आपको पता चला कि फंस सकते हैं, यहां पर भी फंस सकते हैं, ये अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। ये भैया विक्रय मूल्य है, ये उसका क्रिय मूल्य है, ये बट्टा है, ठीक है, ये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। बहुत गजब। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। पहला सवाल, अब जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। सवालों को बहुत स्पीड से अब हम कर रहे होंगे। डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आप ये समझ गए कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, तो डिस्काउंट का 80% बच्चे आप पढ़ चुके हो, ये आपको भी नहीं पता। 80% डिस्काउंट आपका खत्म हो चुका है अगर आपने ये बात ढंग से समझ ली कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा। हमारे पास फोकस्ड होने चाहिए हम कि हमें अंकित मूल्य निकालना है अगर हम डिस्काउंट परसेंट की तरफ जा रहे हैं तो। ओके, चलिए क्रिय मूल्य बच्चे होता है सचिन तिवारी जिस पर हम खरीद कर लाते हैं। आप मान लो दुकानदार हो, आप खरीद कर लाए किसी चीज को 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीद कर लाए और आपने उसके ऊपर टैग लगा दिया। टैग होता है ना, छोटी सी पर्ची लिख दी उसके ऊपर कि एमआरपी 300 रुपए। तो अपने पास से आपने लगा दिया 300 रुपए उसके ऊपर एमआरपी। एमआरपी अपने आप से उन्हें 300 रुपए लगा दिया, वो अंकित मूल्य हो जाएगा जो आपने अंकित कर दिया उसके ऊपर। आप कितने में खरीद कर लाए थे हमें मतलब नहीं है, डिस्काउंट चाहिए तो एमआरपी पर मिलेगा जो मैंने अंकित किया है। चलिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बच्चे अगर मुझे बताओ अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दिया है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा? अगर अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दिया है तो क्या उसको 86, क्या उसको 86% में बेचा होगा कि नहीं? चले, अगर अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दिया है तो क्या उसे 86% में बेचा गया होगा? मैं मान के चलता हूं कि 100 यूनिट उसका अंकित मूल्य है, 100 यूनिट उसका अंकित मूल्य है। अगर उसने कहा 14% का बट्टा तो बच्चे 100 के ऊपर मिलेगा क्योंकि 100 में अंकित मूल्य मान के चला हूं। तो जो 14% का बट्टा है 100 का 14% 14 हो जाएगा, ये उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया। तो बच्चे 14 का बट्टा देने के बाद में क्या उसको 86 में बेचा होगा? भाई 100 की चीज पर 14 का डिस्काउंट दे दिया, भाई 14 की छूट दे दी 100 की चीज पे, तो क्या उसको 86 में बेचा गया होगा? बोलो यस। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 86। तो 86 यूनिट का मान कितना होगा? सवाल में दिया हुआ है 387। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया बच्चे? 387 बटे 86। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 387 बटे 86 गुणा 100। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे आप अब सॉल्व कर लीजिए। कितना होगा? 43 दूनी 43 दूनी 86 और 43 निम्मा, ये 4.5 बार जाएगा और ये इसमें गुणा होगा तो 450 रुपये आ जाएगा। कितना? 450 रुपये। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको यह देखना है कि 100 अगर उस पर 14% का बट्टा दिया है तो 86% में बेचा होगा। मान लो अगर 20% का बट्टा देता तो 80% में बेचा जाता। अब सोचिए, सेलिंग प्राइस ही 450 सेलिंग प्राइस ही तो है, ओ सॉरी 387 सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, 387 में बेच दिया गया। बच्चा कह रहा है सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? बच्चे 387 हमें दिया हुआ है, निकालने की जरूरत क्या है हमें? 387 में बेच दिया, ठीक है, क्लियर है।
अब इस सवाल में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं इसीलिए रुका हूं अब इस सवाल में ताकि आप थोड़ा सा समझें और फिर मेरे उस सवाल का उत्तर बताएं। बहुत जल्दी से मुझे बताना है आप लोगों का इसका उत्तर। मैं इसी सवाल में एक सवाल पूछता हूं कि वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा। जो छोटे छोटे डाउट है ना वो सभी मैं यहां पर क्लियर करता चल रहा हूं। मुझे बताइए वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ क्या होगा। 86 है वो, 83 नहीं 86 है। मुझे बताएंगे वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा। किसी चीज को 14% डिस्काउंट में बेच दिया और 387 रुपए में बेचा गया है, क्या कभी आप उसका क्रिय मूल्य निकाल पाओगे। क्रिय मूल्य निकालने के लिए तो आपको प्रॉफिट परसेंट पता होना चाहिए। भाई मैं यहां पर, चलो मैं लिख देता हूं, ये होता है क्रिय मूल्य। देखो रिलेशन लिखता हूं मैं तीनों में, ये क्रिय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तीनों में रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। विक्रय मूल्य और यहां पर लिखते हैं हम अंकित मूल्य। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सीपी, यहां पर लिखा एसपी और यहां पर लिखा एमपी। बच्चे अगर मुझे इन दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में एक वर्ड आता है डिस्काउंट। इन दोनों के बीच में एक वर्ड आता है डिस्काउंट। ये पुल है, ये मान लो ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है। अगर आपने इन दोनों के बीच में बात करनी है तो डिस्काउंट नाम के फ्लाईओवर से गुजरना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप लाइफ टाइम याद रखोगे। देखना, अगर अगर आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करनी है तो ये मान लो ये डिस्काउंट नाम के फ्लाईओवर से गुजरना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट नाम के फ्लाईओवर को पता होना आपको बहुत जरूरी है। डिस्काउंट नाम का फ्लाईओवर बीच में लगा हुआ है। अब एक फ्लाईओवर इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों की बात करोगे तो एक फ्लाईओवर है जिसके दो नाम है, प्रॉफिट या लॉस। अगर आप विक्रय मूल्य और क्रिय मूल्य की बात करोगे तो एक फ्लाईओवर आता है प्रॉफिट लॉस का। तो आपको प्रॉफिट लॉस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल में क्या कहीं भी प्रॉफिट या लॉस का जिक्र किया उसने? क्या उसने, भाई अगर मैंने कहा क्रिय मूल्य बताओ तो क्रिय मूल्य पता होने के लिए चलो विक्रय मूल्य मेरे पास है, चलो विक्रय मूल्य मेरे पास है 387। अब 387 से मुझे ये वाला फ्लाईओवर पार करके यहां पर आना है, ये वाला फ्लाईओवर पार करके ही मुझे यहां पर आना है और ये फ्लाईओवर तो प्रॉफिट लॉस का है। क्या सवाल में बच्चे कहीं भी प्रॉफिट लॉस का जिक्र उसने किया? कहीं भी उसने प्रॉफिट लॉस का जिक्र नहीं किया। तो ये फ्लाईओवर मैं कभी पार ही नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्रिय मूल्य कभी नहीं निकाल पाऊंगा। मैं क्रिय मूल्य कभी भी नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मुझे सवाल में क्रिय मूल्य निकालना है तो प्रॉफिट लॉस पता होने बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस पता होने बहुत जरूरी है। अक्सर इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में कि इतने सारे डाटा आपको दे देगा, लास्ट में लिख देगा वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ, और एक ऑप्शन डाल देगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपका उत्तर वही होगा, आप नहीं निकाल पाओगे बिना सोचे समझे। बस याद कर लो कि दो फ्लाईओवर हैं, एक फ्लाईओवर क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में है प्रॉफिट लॉस नाम का, एक फ्लाईओवर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में है डिस्काउंट नाम का। अगर आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य या विक्रय से अंकित के पास जाना है तो यह फ्लाईओवर पार करना होगा, डिस्काउंट नाम का जो होता है ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट या लॉस नाम का फ्लाईओवर आपके पास होना चाहिए। तभी आप इधर से उधर आ सकते हो, तभी आप इधर से उधर आ सकते हो। ठीक है, तो यह बात आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि अगर क्रिय मूल्य का जिक्र हुआ तो प्रॉफिट लॉस हमें पता होना चाहिए, और अगर हमारा अंकित मूल्य का जिक्र हुआ तो डिस्काउंट हमें पता होना चाहिए। बस इतना आप याद रखेंगे। तो अगले सवाल पर चलते हैं, आएंगे इस सवाल पे। चलिए, क्या है, एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ 600 बेचता है, तो 629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो।
629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। भाई अगर उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो बच्चे कितने में बेच दिया उसे? किसी चीज पर अगर 15% का डिस्काउंट मिलता है तो कितने में बेचा जाता है? आपके दिमाग से सवाल का जवाब तुरंत आना चाहिए कि 15% का डिस्काउंट अगर मिला है तो 85% में बेचा गया होगा। अगर 15% का डिस्काउंट, 15% का बट्टा मिला है तो 85% में उसको बेचा गया होगा। विक्रय मूल्य उसका 85% रहा है तो 85% क्या होगा? 85% में उसको बेचा गया है। अगर 15% का, ये क्या हो जाएगा? ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 85%। और 85% का मान कितना है? 629 रुपए, क्योंकि यही उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 629 बटे 85। तो भैया 17 पंजे 85, 17 ती 51 और 17 सत्ते 119। तो 100% का मान कितना होगा? 37 बटे 5 गुणा 100। ये 20 बार जाएगा और ये 740 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु को कितने पे अंकित किया होगा? 740 रुपए पर। उस वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी, मार्केट रिटेल प्राइस, एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस, जो उस पर छपा होता है, छपा हुआ मूल्य कितना है उस वस्तु पे? 740। छपा हुआ मूल्य कितना है? 740 रुपए उस पर छपा हुआ मूल्य है। अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को एक बार देखेंगे। देखिए बच्चे, अगले टाइप का सवाल है। सभी लोग मुझे उत्तर बताएंगे क्या होगा इसका। कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपए की कमी हो जाती है। कूलर का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा? कुछ समझ के करना इस सवाल को। है अरुण जायसवाल भाई, है वो करेंगे, हम लोग करेंगे। सात सौ चालीस। अमृत सेठिया, देख लिया भाई। बताइए जल्दी से। देखो, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आप दुकान पे बैठे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो, आप पहले 10% का डिस्काउंट दे रहे थे किसी चीज पर, मान लो कोई भी, आप मान लो ये पेन है, ये पेन आप बेच रहे थे 10% के डिस्काउंट पर। अगर आप इस पे डिस्काउंट बढ़ा देते हो, आप दुकानदार हो, अगर आप डिस्काउंट इस पर 10 की जगह 15% कर देते हो तो आपके पास इस पेन का पैसा ज्यादा आएगा या कम आएगा? बताओ। मैं भी सवाल पे गया ही नहीं हूं, अभी तो मैं जस्ट ओरली कुछ और चीज पूछ रहा हूं आपसे कि आप दुकान पे बैठे हो, दुकानदार हो, आपने ये पेन 10% के डिस्काउंट पर बेचा। अगर आप इस डिस्काउंट, इसका 10% डिस्काउंट 15% कर देते हो तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा या कम पैसा आएगा? पहले से कम पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया, आपने तो खरीदने वाले के लिए और ज्यादा लाभ कर दिया कि भैया खरीदने वाला पहले इसे 10% डिस्काउंट में ले रहा था, अब इसे 15% के डिस्काउंट पर लेगा, तो मेरा तो, दुकानदार को तो नुकसान हो रहा है ना जब मैं डिस्काउंट बढ़ा रहा हूं किसी चीज पर। भाई मैं तो 50% कर दूं तो और नुकसान हो जाएगा मेरा। तो यह बात आप याद रखेंगे कि मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, आपने अगर उस पर 10% का डिस्काउंट कर दिया, अगर 10% का डिस्काउंट कर दिया तो आप 90 में बेचोगे।
ठीक है। अगर आप 20% का डिस्काउंट कर देते हो तो बच्चे आप उसे 80 में बेचोगे। तो पहले 90 में बेच रहे थे, कब? जब डिस्काउंट 10% था, और जैसे ही डिस्काउंट 20% हुआ आप 80 में बेचने लगे। तो भैया कम पैसा आएगा ना, पहले आपके पास 90 रुपए आ रहा था, अब 80 आएगा। तो याद रखेंगे कि जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ता है दुकानदार का प्रॉफिट कम होता जाता है। जैसे जैसे किसी चीज का डिस्काउंट बढ़ता गया दुकानदार का पैसा कम होता गया। इस बात को आप याद रखेंगे। तो डिस्काउंट बढ़ता गया दुकानदार का नुकसान होता गया। देखो सवाल ने कहा एक कूलर को बेचते समय पहले डिस्काउंट दिया जा रहा था 10%, पहले डिस्काउंट दिया जा रहा था 10%, लेकिन जैसे ही डिस्काउंट को 12% कर दिया, डिस्काउंट बढ़ा दिया 10% से 12, क्या दुकानदार की कमाई कम हो जाएगी? दुकानदार की कमाई कम होगी या नहीं? अगर 10% के डिस्काउंट को मैं 12% कर देता हूं तो दुकानदार की कमाई कम हो जाएगी। ये पहले 10% दे रहा था और अब कितना देगा? अब कितना देगा? अब देगा 12% का। बच्चे जो 2% का कम हुआ है, क्या ये 2% का मान 35 रुपए लाभ के बराबर नहीं हो जाएगा? कि इस 2% की वजह से ही 10% को 12% करने पर जो 2% डिस्काउंट बढ़ा, इसकी वजह से दुकानदार को 35 रुपए कम मिलने लग गए। दुकानदार को 35 रुपए कम मिलने लग गए इसकी वजह से। तो 2% का मान कितना होगा? 35 रुपए। 1% का मान कितना हो जाएगा? 35/2। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यही तो उसका अंकित मूल्य है। तो 35/2 गुणा 100, ये 50 बार जाएगा। 0 5 पूरे 25, 5 तिया 15 और 2 17। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, वो कितना हो जाएगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 1750। 1650 क्यों? कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो? 1750 आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको समझ में आ गया। तो अब अगले वाले का स्पीड से मुझे उत्तर दे दो। मुझे इसका उत्तर बहुत स्पीड से अब मिल जाना चाहिए आपकी तरफ से। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही परफॉर्म करते रहो बच्चे। ज्यादा समय नहीं है जब आप के कंधे पर वर्दी होगी, और सबको मिलती है यार। मेहनत करने वालों का कभी नुकसान हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। पढ़ते टाइम ये तो सोचा ही मत करो कि होगा या नहीं होगा। बच्चे मैं आपको 100% बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये बात रही कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो हमेशा आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, पॉजिटिविटी कभी हावी नहीं होगी आपके ऊपर। आप ये ख्याल ही दिमाग से निकाल दो कि मेरा होगा या नहीं होगा, टेस्ट में कम आ रहे हैं, क्या होगा, टेस्ट वेस्ट तो मेरे अभी 100 ही नंबर आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, मैं कैसे 200 250 300 पर पहुंचूंगा। भूल जाओ, अभी सीखने पर फोकस करो और ये पॉजिटिविटी रखो कि यार हुआ पड़ा है सिलेक्शन, तो बस मुझे पढ़ना है। भगवान कहकर गए हैं स्वयं कि बेटा 8 घंटे रोज पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन पक्का है। तो सिलेक्शन तो मेरा रखा हुआ है, बस मुझे 8 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को देने हैं। तो ये पॉजिटिविटी रखो, सिलेक्शन आपका श्योर है। चाहे कंपटीशन 1% हो, 0.1% हो, चाहे कितने ही लाख लोगों ने फॉर्म भरा हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप एग्जाम से इतने दिन पहले सीरियस स्टडी कर रहे हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। और एक जगह नहीं, कई जगह सिलेक्शन होगा। अगर किसी एग्जाम से इतने समय पहले, अभी तो यूपी पुलिस का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन आप इतने डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हो, तो यार क्या यूपी पुलिस, भाई साहब हवा में उड़ती हुई आएगी वैकेंसी आपके पास में। और ये बात लिख लो आज मेरी आप, कि रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसने वह 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसने 500 रुपए और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा। अब मैं खरीदार की बात कर रहा हूं। भाई आप खरीदार हो, आप टीवी खरीदने गए, आपने उस पर 20% का डिस्काउंट लिया, आपने उस पर 20% का डिस्काउंट लिया, अच्छी बात है। अब आप खरीदार की तरह हो, आप दुकानदार नहीं हो।
दुकानदार होते तो डिस्काउंट बढ़ने पर नुकसान होता। ये सोचो, डिस्काउंट मैंने चैप्टर इसीलिए बाद में रखा है, इसमें दो पहलू होते हैं, डिस्काउंट के दो पहलू होते हैं, एक दुकानदार पहलू और एक खरीदार पहलू। जो दुकानदार का नुकसान होगा, क्या वो खरीदार का फायदा हो जाएगा? मेरे इस स्टेटमेंट को फील करो और मुझे यस और नो में जवाब दो कि जो दुकानदार का नुकसान होगा, क्या वो खरीदार का फायदा होगा? दोनों एक दूसरे के, भाई जो यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, क्या वो रूस का फायदा नहीं हो रहा है? अगर मैं यूक्रेन के दृष्टिकोण से देखूं तो यूक्रेन का तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। तो क्या जो यूक्रेन का नुकसान बढ़ता जा रहा है, क्या वो रूस का फायदा होता जा रहा है? बिल्कुल सही है। तो जो दुकानदार का नुकसान होगा, क्या वो खरीदार का फायदा होगा? बिल्कुल सही है। तो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो खरीदार के लिए जितना डिस्काउंट ज्यादा दो उतना ही फायदा है। भाई भाई हम तो खरीदने वाले हैं, हम तो इंडियन हैं, हमें जितना डिस्काउंट मिलेगा, हम तो दुकानदार को जब तक निचोड़ ना ले, कि जब तक दुकानदार हाथ जोड़कर रोने ना लगे, बस बहन जी मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, तब तक हम उसे तोड़ते रहेंगे डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट तो हम बढ़वाते रहेंगे जब तक हमें यह ना लगे कि यार ये दुकानदार अब ऐसा ना हो कि ये चीज भी हमको दे दे और 100 रुपए भी ऊपर से धर के दे दे। जी कितना डिस्काउंट है कि 100 रुपए मैं अपनी जेब से आपको दे रहा हूं। इतना डिस्काउंट, 100% का डिस्काउंट नहीं, 110% का डिस्काउंट आपको ना दे दे। 110% के डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए अपनी जेब से धर के ना दे दे, ये भी लो, चीज भी लो और 100 रुपए ये भी ले जाओ भेंट के। तो तब तक हम तोड़ते हैं। तो यहां पर जितना डिस्काउंट बढ़ेगा खरीदार के लिए, रहीम ने एक सूचीगत मूल्य खरीदार के लिए, तो भैया उतना ही फायदा होगा, है ना। पहले तो वो 20% की छूट ले रहा था, अब जैसे ही खरीदार ने 25% की छूट ली, जो 5% का डिफरेंस है, क्या वो 500 रुपए के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1% का डिस्काउंट कितना? 1% का जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 500/5, यानी कि 100 रुपए 1% का। तो बच्चे 100% यानी कि उसका अंकित, और कितने में खरीदा होगा रहीम ने? 100% में, तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 10,000। रहीम ने कितने में खरीदा होगा? 10,000 में रहीम ने वो खरीदा होगा। ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल सही। अभी मैं खरीदार की बात कर रहा हूं, तो जो ये 100% होगा, ये खरीदने वाला मूल्य आएगा रहीम का। नहीं, ये तो अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, गलत। ये अंकित मूल्य आएगा जो 10,000 है, ये अंकित मूल्य आएगा 10,000, क्योंकि मैं डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा हूं बच्चे। तो जहां पर जो 100% आएगा, ये अंकित मूल्य आएगा। हमें तो बताना है रहीम ने कितने में खरीदा था। रहीम ने तो 20% डिस्काउंट पर खरीदा था। ये जो अभी तो ये डिस्काउंट ही तो है, ये छूट ही तो है। अगर डिस्काउंट ये 5% छूट ही तो है, 5% का मान 500 रुपए, तो भैया 1% का मान 100 रुपए, तो 100% का मान 10,000, ये तो उसका अंकित मूल्य है। लेकिन रहीम ने तो वो 20% के डिस्काउंट पर खरीदा है। तो 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, तो अगर उसका रहीम के लिए कितना मूल्य रहेगा? 80%। 80% का मान निकालना है मुझे तो 100% का चाहिए ही नहीं। तो 80% का मान कितना होगा? 100 गुणा 80, 100 गुणा 80 यानी कि 8,000। रहीम ने उसे कितने में खरीदा था? रहीम ने उसे 8,000 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 10,000 जो भी बच्चे उत्तर बता रहे हैं, बच्चे आप गलत हो। आप उसका अंकित मूल्य एमआरपी निकाल रहे हो। क्या सवाल ने आपसे एमआरपी पूछा? नहीं। सवाल ने तो आपसे कहा कि वस्तु को रहीम ने कितने में खरीदा। भाई रहीम ने तो 20% के डिस्काउंट पर खरीदा है, तो 80% में खरीदा होगा। तो 1% का मान 100 रुपए, तो रहीम ने उसे 80% में खरीदा है। इसमें रहीम ने खरीदा है, इसमें रहीम ने खरीदा, तो रहीम ने खरीदा 80% में, तो 80% का मान कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बहुत गजब। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जल्दी से मुझे उत्तर बता दो कितना होगा।
एक कमीज का सूची मूल्य, बच्चे सूची मूल्य जो होता है ना वो अंकित मूल्य ही होता है, वो उसका अंकित मूल्य ही होता है। तो अगर एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपए है, ग्राहक उसके लिए 396 देता है, यानी कि विक्रय मूल्य दुकानदार की अगर मैं बात करूं तो दुकानदार के लिए अंकित मूल्य 440 है और दुकानदार ने उसे कितने में बेचा, 396 में। तो कितना डिस्काउंट दिया गया भाई, एमआरपी एमपी कितना है 440 और दुकानदार ने बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना है 396, 396 है ना। तो उसका अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो कितना होगा, डिफरेंस देख लीजिए, क्या 44 हो जाएगा बटे, और नीचे तो हमेशा डिस्काउंट निकालते टाइम एमआरपी रखते हैं और गुणा 100, 0 से 0 खत्म, ये तो 10% का डिस्काउंट आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सोचिए इस सवाल को, और बहुत गजब का ये सवाल है। और बच्चे इस सवाल को मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। आपने टेलीग्राम पे मुझे इसका उत्तर बताना है, सोच समझ के। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। सोच समझकर मुझे इसका उत्तर देंगे सभी लोग। बाकी कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत गजब का सवाल है, आपको रेशियो बनाने हैं आपस में। जो वो आपको मैं ट्रिक बताऊं, इसमें हिंट दूं, जो ब्रिज मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में डिस्काउंट का ब्रिज, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में प्रॉफिट लॉस का ब्रिज, वो ब्रिज का आप यूज करना और इस सवाल को आप बहुत इजीली कर जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।